हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। इसकी डेफिनेशन समझेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये कहता है द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इज टर्मिनल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि जो सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। ये जो आर सिंबल है रेजिस्टेंस को शो करता है। जिगजैग से हम रेजिस्टेंस को पिक्टोरिकली बना के शो करते हैं। अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। आई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये एक इक्वेशन को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। वोल्टेज के यूनिट्स वोल्ट्स हैं, करंट के यूनिट्स एम्पियर्स और रेजिस्टेंस का यूनिट्स ओम्स है। और एक चीज और देखिए, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप को हम और अच्छे से समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट का सारा सेटअप किया हुआ है हमने। इसमें हमने क्या किया, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लिया जिसमें हमने रेजिस्टेंस है, कॉपर वायर ले ली, उसको अटैच कर दिया वोल्टेज सोर्स के साथ और हमने देखा करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को 6 वोल्ट किया, हमने मेजर किया, करंट आ गया 0.5 एम्पियर्स। फिर 9 वोल्ट किया, करंट हो गया 0.75। इसी तरह धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते रहे तो हमने देखा करंट भी बढ़ रहा है। ये देखिए 9 पे 0.75, 12 पे फिर बढ़ गया, 15 पे 1.25, 18 वोल्ट पे 1.5। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। अब लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? लीनियर रिलेशनशिप को इस तरीके से समझते हैं। अब देखिए वोल्टेज हमने 6 से 9 करी, 6 वोल्ट से 9 वोल्ट करी, यानी कि 50% इसको बढ़ा दिया ली। तो साइमल्टेनियसली करंट में भी 50% का इंक्रीमेंट हो गया, 0.5 से 0.75 एम्पियर हो गया। जब मैंने 9 से 12 की तो वो भी 0.75 से 1 हो गया। तो आप देखेंगे वो भी इक्वल अमाउंट से बढ़ता जा रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम इसकी रेशो लेते हैं, V और I, 6 डिवाइडेड बाई 0.5 12, 9 डिवाइडेड बाई 0.75 12। हर एक केस में आप देखेंगे रेशो 12 आ रही है। और ये रेशो क्या शो करती है हमें? रेजिस्टेंस शो करती है, यानी कि V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अटैच्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। और तीसरी चीज, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज और करंट ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज को एक्स एक्सिस में लेंगे और करंट को वाई एक्सिस में लेंगे। वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए इसको मैंने एक्स एक्सिस में लिया है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, तो देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन शो करती है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जहां पे आपको वोल्टेज करंट का एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिले, आप सीधा बोल दीजिएगा यस, ओम्स लॉ इसमें फॉलो हो रहा है। लेकिन जहां पे कर्व देखने को मिले, कर्व का मतलब क्या हुआ? रेशियो कांस्टेंट नहीं है। जहां पे कर्व देखने को मिले हम बोलेंगे इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो ये तो रही बात एक्सपेरिमेंट की। सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने समझा कि ओम्स लॉ क्या चीज है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड, इट इज a linear relationship and at a constant temperature। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये बार बार बोल रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर आखिर क्यों? अगर इसको चेंज कर देंगे तो क्या चीज बदल जाएगी? कंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ने लग जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, V अपॉन आई की जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। जब V अपॉन आई की रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगी तो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं होगा। एक कर्व आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का। जब कर्व आपको देखने को मिल गया तो इसका मतलब ओम्स लॉ उस केस में वैलिड नहीं है। तो इसीलिए कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें
कांस्टेंट टेम्परेचर लेना जरूरी है अगर हम ओम्स लॉ को प्रूव करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, रिलेशनशिप इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। वो एक्चुअली थोड़ा समझना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो सारा फिनोमेना है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का, ये नैनो स्केल में हो रहा है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो उसको समझाने के लिए एक एनालॉजी तैयार की है जिसमें जो फिनोमेना है हम उससे मिलता जुलता है और उसको हम आंखों से देख सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। एक वाटर टैंक है जिसको हमने 2 मीटर की हाइट पे रखा है। दूसरे केस में भी उतना ही वाटर टैंक है पर उसको 5 मीटर की ऊंचाई पर हमने रखा है। पहले केस में हम नल खोलते हैं, पानी का फ्लो धीरे आता है, लेकिन दूसरे केस में जब हम नल खोलते हैं पानी का फ्लो तेजी से आता है। तो ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई बढ़ने से पानी का फ्लो बढ़ गया, ऊंचाई कम थी पानी का फ्लो कम था। तो इसको ऐसे समझिए, हाइट जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, वाटर फ्लो जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा वाटर फ्लो, उसी तरह जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा करंट। अब रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसके लिए हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। अब मैंने क्या किया, हाइट तो 5 मीटर रखी लेकिन पानी का फ्लो आप देखिए कम हो गया। ऐसा क्यों? पहले केस में तो हाइट 5 मीटर थी, पानी का फ्लो ज्यादा था। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या किया हमने, जो पाइप का जो डायामीटर था कम कर दिया। कम करने से क्या हुआ, जो पानी का फ्लो था उसको ज्यादा रेजिस्टेंस, उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गई तो वो कम बाहर निकला। तो जो डायमीटर इज रिड्यूसिंग मींस रेजिस्टेंस इन इंक्रीजिंग। तो पाइप की अगर मोटाई कम है इसका मतलब पानी के फ्लो को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। तो ये एनालॉजी आप समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को वाटर टैंक, पाइप और टैप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ये तो रही बात एनालॉजी की। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, आसान है, आपको समझ आ जाएंगे। A voltage of 6 volts is applied across the resistance of 12 ohms. 6 वोल्ट की वोल्टेज 12 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई की जाती है। आपको बताना है सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे। अब हमें I निकालना है तो I को सिंगल आउट कर देंगे, रेजिस्टेंस को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो I इज इक्वल टू B अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम्स, 6 डिवाइडेड बाय 12 0.5 एम्पियर्स। तो हमारा सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर्स कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल है छोटा सा। इसमें क्या है, वोल्टेज फाइंड करनी है अक्रॉस द टर्मिनल्स। हमें करंट दिया हुआ है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर्स, और ये जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है, एक कंडक्टर लगा है, उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम्स। आपको बताना है सर्किट में वोल्टेज सप्लाई कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा हाँ, ये जो सारी चीजें हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही हैं ताकि ओम्स लॉ फॉलो हो सके। V इज इक्वल टू आई आर, आई हमारा 0.25 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम्स, 0.25 इंटू 25 वोल्ट्स। तो जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वो 5 वोल्ट्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या एप्लीकेशन है जो हम सोच सकते हैं? देखिए आपके घरों में पंखे होंगे और रेगुलेटर भी लगा होगा। जब गर्मी ज्यादा होती है तो आप रेगुलेटर को मैक्सिमम कर देते हैं तो पंखा तेज घूमने लग जाता है। जब आपको ठंड लगती है तो वो आप कम करते हो, नॉब घुमाते हो तो वो पंखा धीरे हो जाता है। तो ऐसा होता क्या है, अब जैसे आप जब नॉब को मैक्सिमम करते हैं तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाता है और पंखा तेजी से घूमने लग जाता है। जब आप नॉब को मिनिमम करते हैं तब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से पंखे की स्पीड कम हो जाती है, करंट फ्लो कम हो जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल, बेसिक और बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है ओम्स लॉ की। चलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी समझ लेते हैं। इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। कहने का मतलब है कि ये हर एक किसी मटेरियल पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, और दैट टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए जब भी हम ये लॉ फॉलो करेंगे या अप्लाई करेंगे। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है।
जैसे डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, अगर उस केस में आप वोल्टेज और करंट का आप ग्राफ बनाएंगे, आप देखेंगे आपको एक कर्व देखने को मिल रहा है। हमने ओम्स लॉ में सीखा है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन जब हमें कर्व देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली इंसुलेटर्स भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। इट इज नॉट वैलिड फॉर इंसुलेटर्स। तो ये तो रही बात लिमिटेशंस की। आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं अब। सबसे पहला, द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इस टर्मिनल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो भी हम चीज करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर लेके चलेंगे, नहीं तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। एनालॉजी समझ लेते हैं। हाइट ऑफ द वाटर टैंक इज टू वोल्टेज, वाटर फ्लो इज टू करंट, एंड व्हेन डायमीटर ऑफ द पाइप इज रिड्यूसिंग मींस रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो वाटर टैंक की एनालॉजी से आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद मिलेगी। It is not a fundamental law as it is applicable to conductors that at constant temperature. ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, सब में इक्वली एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कंडक्टर्स के केस में एप्लीकेबल है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इस तरीके से तो हमने पूरा ये ओम्स लॉ समराइज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए भी है, आप भी करिए। ये एक टेबल दिया हुआ है, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप दिया हुआ है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ रहा है। आपको बताना है सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, और साथ में ये बताना है कि डज इट फॉलो ओम्स लॉ, क्या ये ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, इसको पॉज कीजिए, इसका ग्राफ बनाइए। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ से आपको पता लग जाएगा कि क्या रेजिस्टेंस है और क्या ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आई विल सी यू next time with another interesting video. Have a nice day.